Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा फटाफट से 5 to 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, वहां पढ़ लिया है। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, फ्रॉड डिडक्शन एंड रिपोर्टिंग। सेक्रेटरियल ऑडिट, फ्रॉड डिडक्शन एंड रिपोर्टिंग। याद रखिएगा चैप्टर इजी है, 5 to 8 मार्क्स सिक्योर कीजिए जी, बिल्कुल सिक्योर कीजिएगा। जब हम बात करने वाले हैं एजम्पशंस का, जी हाँ 60+। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो पास हो जाना ही है, इतना ही मिल जाए। ओ भाई दीनहीन, ओ भाई गरीब, सुन मेरी बात। जब एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है, मैं बता रहा हूं, तो क्यों थोड़ी सी मेहनत नहीं कर लेते हो? आई अश्योर यू कि तुम्हारा अच्छा स्कोर जाएगा ही जाएगा। सो ध्यान से सुनना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए बिल्कुल मत घबराना कि इसको कैसे याद करेंगे। इसके लिए याद रखना, आपके लिए स्पेशली नोट्स प्रिपेयर किए हैं कई सारे टॉपिक्स के, ताकि आपके लिए इजी और फटाफट से आप उसे ग्रैब कर सकें। और याद रखिएगा, ऑफ कोर्स याद करा के ही छोड़ूंगा। ये सेशन देखने का मतलब है तुम्हें याद होगा, ठीक है? आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें फ्रॉड का ना, तो मैं उम्मीद करता हूं एग्जीक्यूटिव में आपने फ्रॉड के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब फ्रॉड की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्रॉड क्या है, ठीक है? और यहां इस चैप्टर में हमारा मेनली जो कंसर्न रहेगा फ्रॉड को समझने का, वो रहेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न, देखो फ्रॉड वैसे ना आप जानते हो अच्छे से, फ्रॉड को आईपीसी में भी डिफाइन किया हुआ है, फ्रॉड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइन किया हुआ है। बात पकड़ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन भाई मॉड्यूल कह रहा है कि भैया थोड़ा बहुत तो पढ़ लो ब्लैक डिक्शनरी में क्या कहा है फ्रॉड के बारे में, तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। आओ जल्दी आओ। पहले क्या था फ्रॉड है क्या? फ्रॉड मीन्स डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग अ बेनिफिट और कॉजिंग अ लॉस बाय डिसेप्शन और अदर मीन्स। क्या कह रहे हैं? डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग बेनिफिट और कॉजिंग अ लॉस, और कॉजिंग अ लॉस या तो क्या हो रहा है, किसी तरह का आपको क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन, या किसी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। बात समझना, आपको क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन किसी प्रॉपर्टी पे जिस पे आपका टाइटल नहीं है, उस प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल रहा है, कोई गेन हो रहा है। और जिसका टाइटल है उस प्रॉपर्टी पे, मतलब जिसका राइट है, उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया। पकड़ में आ रहा है? ध्यान सुनना, एकदम प्रैक्टिकल चीजें पकड़ लो एक बार। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स, एज्यूम करो फटाफट से, प्रॉपर्टी एक्स है, ठीक है? मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी को, जो कि मिस्टर बी से बिलोंग करती है, प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है? मिस्टर बी से, ठीक है? अब मान लो इस प्रॉपर्टी से जो रेंट जनरेट होता है, एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, रेंट जनरेट होता है, वो रेंट कौन ले रहा है अपनी पॉकेट में? मिस्टर ए, जबकि वो मिलना किसको चाहिए था? मिस्टर बी को। तो किसी का तो रॉन्गफुल, जो लोग वर्षा जल्दी जल्दी से, रॉन्गफुल गेन हुआ, और किसी का रॉन्गफुल लॉस हुआ। बात पकड़ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मिस्टर ए को रॉन्गफुल, क्योंकि उनका उस पर टाइटल नहीं है बट उनको गेन हो रहा है, और मिस्टर बी का जिसका राइट है, जिसका टाइटल है, उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, क्या है? डिसऑनेस्टली ऑब्टेनिंग अ बेनिफिट्स और कॉजिंग अ लॉस बाय डिसेप्शन, धोखाधड़ी कर। डिसेप्शन मतलब ऐसे तरह का कोई एक्ट परफॉर्म करा जिससे सामने वाले को भ्रम खड़ा हो गया, और अदर मीन्स। अब ब्लैक डिक्शनरी में क्या कहा है भाई, देख लो। अभी 2 मिनट का खेल है ना, याद एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग खास खास बातों पे जाने वाले हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन तो लेके जाएंगे ना, थोड़ी तो इज्जत रखेंगे इसकी। कहता है अननोइंगली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ और कंसीलमेंट ऑफ मेटल फैक्ट्स। नोइंगली, जानते हुए, मतलब बुद्धि में पता था, इंटेंशन थी। कह रहा नोइंगली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। सपोज कीजिएगा यार, आप एक मोबाइल शॉप पर गए मोबाइल लेने के लिए, और उससे कहा ब्रांड न्यू से आपको मोबाइल चाहिए, उसने आपको चेप दिया सेकेंड हैंड, तो आपने क्या माना था कि ये फ्रेश पीस है? उसने जानते हुए यूज्ड सेकेंड हैंड सेलफोन आपको बेच दिया। ये क्या है? नोइंगली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। याद रहेगा? ऐसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय रेकलेसली विदाउट अ बिलीफ इन ट्रुथ, मतलब आपको बिना जांचे परखे, जैसे आप एक बात समझना, चलो एक बार ध्यान सुनना। कंपनीज के एग्जांपल देता हूं सारे, ठीक है? कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूटीज है। क्या ड्यूटीज है? कि भाई अगर मान लीजिएगा पब्लिक से फंड रेज किया जा रहा है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, तो दे मस्ट इंश्योर दैट कि जो भी मैटर्स प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं वो कैसे हैं, सही हैं। अब आप डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन मेड रेस्टलेसली विदाउट बिलीफ इन ट्रुथ, कि प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट्स है वो फैक्ट एक्चुअल नहीं है, फिर भी लिखे जा रहे हैं।
दूसरी बात पकड़ में आया। तीसरा, अ टॉट अराइजिंग फ्रॉम नोइंग द मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, रेक्सलेसली मिसरिप्रेजेंटेशन मेड टू इंड्यूस अनदर टू एक्ट हिज और हर डेट्रीमेंट। ध्यान सुनना, इसका भी मतलब क्या है। जैसे आपने एग्जांपल अभी हम लोग इन दिनों क्लासेस में कर रहे हैं, प्रोफेशनल लायबिलिटी है ना, इंडेमनिफिकेशन। अब समझो आपने किसी प्रोफेशनल ने प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा है। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि उससे कोई नेग्लिजेंस ओमिशन हो गया तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी उसकी इंडेमनीफाई कर देगा जो उसको लॉसेस हो गए। जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज देते वक्त उसने कोई गलती कर दी और गलती से हो गया लॉसेस। लॉसेस क्या हो गए कि क्लाइंट ने उस पर केस कर दिया, केस करके भाई कॉम्पनसेट करना पड़ गया। तो प्रोफेशनल ने एक प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा था। बात पकड़ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, वो जो प्रोफेशनल है ना वो निकला ओवर स्मार्ट, उसने जानबूझ के फेक क्लेम बना लिया। फेक क्लेम बना लिया मतलब कि उसने ओमिशन हुआ है ना, क्लाइंट ने उसे कॉम्पनसेट किया है और सब कुछ ये फेक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। उसकी वजह से उसने क्या करा, उसने किसको बोला, इंश्योरेंस कंपनी को, कि मेरा क्लेम पास कर दे। अब ये क्लेम पास कर दे, ये क्लेम क्या देखा जाए तो सही में सच में क्या है, फेक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग, अ टॉट अराइजिंग फ्रॉम नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन, जानता है कि फेक क्लेम कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, रेकलेस मिसरिप्रेजेंटेशन मेड टू इंड्यूस अनदर टू एक्ट हिज और एट डेट्रीमेंट। बात पकड़ में आया। फोर्थ कहता है अनकॉन्शनेबल डीलिंग्स। अनकॉन्शनेबल डीलिंग्स क्या होती हैं जनरली, जैसे मान लीजिएगा एक दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, ए एंड बी, दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में करी है। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज समझ रहे ना, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है, जिससे ये जो भाई साहब बी हैं इनका बुद्धि में जा नहीं रहा है। ये जानबूझ के ऐसे जो टेक्स्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के उसको इटैलिक लैंग्वेज में बीच बीच में रेफर किया है, जिसकी वजह से ए बी जो है उन पर ध्यान नहीं दे पाया। तो क्या हो रहा है, ये अनकॉन्शनेबल डीलिंग्स। अनकॉन्शनेबल मतलब कि ताकि ए ना कॉन्ट्रैक्ट में अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर बी को लेटर ऑन नचा सके, और जबकि बी इस बात को समझ ही नहीं पा रहा कि उसकी इतनी टेक्निकल लैंग्वेज जो कॉन्ट्रैक्ट की लिखी है, अब वो नहीं समझ पाया। तो ये क्या देखा जाए कि इसका इंटेंशन क्या था। अब आप बोलेंगे सर ऐसा जरूरी सोचना है कि किसी के मतलब अगर स्ट्रिक्ट लैंग्वेज किसी की अच्छी लैंग्वेज है उसने लिख दी। अरे भाई लॉ मेकर ये नहीं कहते हैं कि तुम ऑक्सफोर्ड से जो निकल के नए वर्ड आ रहे हैं ना उसके गेट पे खड़े रहो ऑक्सफोर्ड के और वहां से नए वर्ड लेकर लिख दो। भाई किसी भी वर्ड को जो आप इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में उसकी इंटरप्रिटेशन देनी जरूरी है, ठीक है। और आपने अगर ऐसी कोई स्मार्ट बुकिंग करी है जिससे अनकॉन्शनेबल डीलिंग्स हो रही हैं तो वो भी फ्रॉड में काउंट होगा। अब फ्रॉड के लिए ब्लैक डिक्शनरी से तो हमने 4 बातें ले ली, याद रखना भी, याद और कुछ करना है, सिर्फ इतना याद रखो। कह रहा है नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, पहला वर्ड याद रखना। दूसरा कह रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन मेड रेकलेसली विदाउट नोइंग द बिलीफ इन ट्रूथ। थर्ड, टॉट अराइजिंग फ्रॉम द नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एंड द फोर्थ अनकॉन्शनेबल डीलिंग्स। ये एक बार रिवाइज करो मेरे साथ में, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूथ, knowing misrepresentation of truth, knowing, ठीक है। दूसरा कह रहा है misrepresentation made recklessly, misrepresentation made recklessly without belief in truth. थर्ड कह रहा है tort arising from knowing misrepresentation और concealment of fact. and fourth क्या बोल रहा है unconscionable dealings. याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इस तरह से फिर आगे फर्दर डिफाइन किया अंडर सेक्शन 17 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिफाइन करता है जैसे सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच is not true, again वही है, by one who doesn't believe is true, active concealment of fact, active concealment of fact। जैसे मान के चलो आप एक कार परचेज करने गए और कार के अंदर मान लीजिएगा कोई डैमेज था पहले से ही, एज्यूम कीजिएगा एक शोरूम पर कार खड़ी थी जो सेल करने के लिए खड़ा था, गलती से उस कार पर कोई स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे या डेंट आ गया था, कंपनी ने लीता पोती चिपक कराकर रिपेयर करके खड़ा कर दिया। आप पहुंचे, बोला यार कार तो बड़ा अच्छा है, बोला इसमें कोई डैमेज वगैरह कुछ तो खराबी तो नहीं है, बोला नहीं सर परफेक्ट गैर से नहीं कार एकदम। तो ये क्या कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। या प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ताकि लेटर ऑन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। कि बिल्डर ने कहा चिंता मत कीजिए, आपके ऐसे 4 फ्लैट शानदार सा फ्लैट बना के आपकी बिल्डिंग तैयार कर देंगे, 2 महीने के अंदर देंगे, 4 महीने के अंदर देंगे, और वो पता लगा वहां तो फ्लैट तो छोड़ो प्लॉट भी गायब है। ऑलराइट, एंड एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, एक्ट फिटेड टू डिसीव समझते हैं ना। एक्ट फिटेड टू डिसीव का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट किया गया है किस इंटेंशन से, फ्रॉड कमिट करने के इंटेंशन से, ठीक है।
एंड एनी एक्ट ओमिशन द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी ए फ्रॉड। किसी भी पर्टिकुलर लॉ में किसी भी एक्ट को, जैसे सेबी कई सारे स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं तो अल्टीमेटली उससे क्या मान जाएगा, फ्रॉड। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। mere silence मतलब अगर किसी पर्टिकुलर, अच्छा है एक और बात, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाता है अगर उसकी वो नेसेसिटी है। अगर वो पर्टिकुलर, जैसे अगर अभी आप ध्यान से समझो, आप समझो, ध्यान समझो, कंपनी ने फंड रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना। अब प्रोस्पेक्टस में जो मैटर्स दिए गए हैं उस मैटर्स पे इन्वेस्टर्स भरोसा कर रहा है। अब डायरेक्टर ये कहेगा कि नहीं, हमने तो उसकी कोई अनाउंसमेंट, इस बारे में हमने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। नहीं जी, आपने जो मैटर यहाँ लिखा हुआ है उस पर माना जाएगा, आपसे भले ही आपने उस पर अपनी कोई एक्सप्लेनेशन दिए नहीं दी है, क्योंकि आप एज अ डायरेक्टर लायबल होंगे। क्लियर एकदम। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये तो मेरे को सिर्फ रेडी करवाना है। अब देखो आओ जरा, ये जरा जरूरी है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है इस बारे में। देखो आओ फटाफट आ जाओ। और आईपीसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन सेड टू थिंक fraudulently thinks fraudulently if he does that thing with intent to defraud। ये मजे की बात है, देख लो। कहता आईपीसी तो साफ साफ कह दिया भैया इंटेंशनली किया है ना, कोई भी है तूने इंटेंशनली किया ना वो फ्रॉड है। सर इंटेंशन नहीं है, जा फ्रॉड नहीं है, यही तो मजा खेल है। ये प्रूव करना पड़ता है नकॉट कि सर ये विद इंटेंशन था या विदाउट इंटेंशन था। लेट्स अंडरस्टैंड द फ्रॉड मीनिंग अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। पे अटेंशन। Alright, चलिए आइएगा। Fraud in relation to affairs of company or body corporate, any act, omission, concealment of facts, abuse of position committed by any person with or connivance or with intent to deceive or to gain advantage for injure the interest of a company or shareholder, creditor, any person। सर ऐसे कैसे याद होगा, सुनो मत याद करो, अभी बताता हूँ क्या करना है, अभी बताता हूँ, आ जाओ अभी बताते हैं, चिंता ना करो, अभी याद करवाते हैं, आ जाओ। ये आप लोगों के लिए एक अलग से रेडी किया है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 447 में पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। फ्रॉड की डेफिनेशन आ जाए, कैसी आ जाए, पॉइंट्स आ जाए, सबका रामबाण इलाज है ये। आ जाओ सीखते हैं पहले इसको, फिर एक एक को समझाएंगे भी। यहां सबसे पहले यहां पर रेफर किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, भी रुक जाओ पहले समझ लो। कहता है एनी लैंग्वेज में लेजिस्लेचर ने वर्ड यूज किया एनी, चाहे कोई भी एक्ट हो पॉइंट 1 या कोई भी ओमिशन हो पॉइंट नंबर 2 या कंसीलमेंट हो पॉइंट नंबर 3 या एब्यूज ऑफ पोजीशन। 3 तरह की चीजें यहां पर कंसीडर की गई, 4। कोई भी एक्ट, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट या एब्यूज ऑफ पोजीशन। ओमिशन देखो एक्ट से तो बहुत सिंपल सा बात है, ओमिशन वर्ड जब यूज किया जा रहा है तो वहां पर पता लगता है साफ साफ नेग्लिजेंस से। बात समझ रहे, इसको इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भैया ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, ये उनकी ड्यूटी है। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उनकी नेग्लिजेंस से, तो क्या कहें कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा था, ये लोग सो रहे थे क्या? अरे नहीं भाई, पार्टिसिपेट किया नहीं किया, बट यहां आपकी गलती मानी जाएगी। बात पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं 4 बातें, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, एब्यूज ऑफ पोजीशन। अब वो कौन हो सकता है? कहता है बाय एनी पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस। एनी पर्सन इन रिलेशन टू द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस ऑफ द सच पर्सन। कैसे समझो? जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर पता लगा कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है ना, मान लीजिएगा पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, पोर्टफोलियो मैनेजर कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालता है और बाहर लोगों को देता है। वो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उससे अल्टीमेटली किसका लॉस हो रहा होगा? शेयर होल्डर्स का, कंपनी का लॉस हो रहा होगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो यहां पर डेफिनेशन को बड़े ध्यान से बोला उन्होंने, बोला एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और एब्यूज ऑफ पोजीशन। मैं बता दूं सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, पहले समझाने के लिए एक साथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है? कहता है एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और एब्यूज ऑफ पोजीशन। क्या कह रहा है? बाय एनी पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस। कैसे? विद इंटेंट टू डिसीव
मतलब इंटेंशन कैसी है, मेलाफाइड इंटेंशन है, डिसीव करना है, धोखा देना है। किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, या क्रेडिटर्स को, और सब में याद रखिएगा, और या एनी अदर पर्सन। जैसे प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट देकर लोगों को दिए बताया जा रहा है कि बहुत ही लुक्रेटिव ये ऑफर है, इफ यू मेक द इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनीज इक्विटी यू विल बिकम रिच वेरी सून। अरे भाई मजा आ गया, बड़े जल्दी अमीर बनने वाले हैं। लेकिन ऐसी जिकार की बातें बता कर मार डाला उनको तुमने। वेदर और नॉट देयर इज ए रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन, चाहे उस एक्ट से किसी को, अब जैसे मान लीजिए डायरेक्टर्स ने ऐसा एक्ट किया जिससे किसी को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, दोनों इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आपको लॉस हुआ, मतलब सामने वाली पार्टी को, पार्टी कौन होगी, कंपनी को, उससे कोई लॉस नहीं हुआ, तो क्या डायरेक्टर ये बोलेंगे सर चलो ठीक है मान लिया ना सर, ठीक है सर हमसे कोई गलती हुई थी, कंपनी को तो नुकसान नहीं हुआ ना, छोड़ो यार क्या करते हैं। अरे नहीं रे, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन में बड़े मजे के बात बोलता है, वेदर और नॉट देयर इज रॉन्गफुल गेन और लॉस। एग्जाम में हो सकता है ऐसा केस स्टडी दे दे, यहां ना दे तो आरसीडी में दे देगा, तो ध्यान रखना इस बात का। अगर ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी को भले ही उससे लॉस नहीं हुआ हो या आपको कोई गेन नहीं हुआ हो, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे, तो ये फ्रॉड हो गया है। क्या क्या? एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय एनी पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन विद कनाइमेंस। अब्यूज ऑफ पोजीशन का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या इशू के टाइम पर मर्चेंट बैंकर्स हैं, या कोई एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। भाई इनकी अपनी आप में एक अलग पोस्ट है ना, दे हैविंग द पावर एंड दे कैन अब्यूज देयर पावर पोजीशन। सो बात पकड़ में आ रहा है। एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एनी एक्ट, omission, concealment of fact or abuse of position by any person or by any other person with connivance, with intent to deceive, किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, any other person, whether or not there is whether or not there is a wrongful gain or wrongful loss। पहली बात तो ये हुई। फिर दूसरी बात समझो, अब कह रहा है क्या? एनी एक्ट विद इंटेंट टू गेन undue एडवांटेज, या एनी एक्ट विद इंटेंट टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। कहता है एनी एक्ट विद इंटेंट टू गेन अनड्यू एडवांटेज, एनी एक्ट विद इंटेंट टू क्या करा है? गेन अनड्यू एडवांटेज। किससे? फ्रॉम कंपनी। कहां से लेने की कोशिश कर रहा है? कंपनी से, शेयर होल्डर्स से, क्रेडिटर्स से, या एनी अदर पर्सन, या विद इंटेंट टू इंजर इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। वही अगेन कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, या एनी पर्सन। बात पकड़ में आ रहा है। या फिर हो सकता है एनी ओमिशन विद इंटेंट टू गेन। अगेन वापस समझना, ये पॉइंट जो यहां से ऐड किया हुआ है ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से। एनी ओमिशन विद इंटेंट टू गेन अनड्यू एडवांटेज, या विद इंटेंट टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ, अगेन, या एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट विद इंटेंट टू। अब ये कंसीलमेंट फैक्ट का समझ रहा है। एनी ओमिशन, कोई गलती की है, कौन कर रहा होगा? बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद कनाइवेंस। कैसे? विद इंटेंशन। तो फर्दरली हम देखेंगे, दो बातें इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। अगर देखें जो होने वाली एक्टिविटी यहां पर वो क्या है, देखो आओ। with intent to deceive, with intent to gain undue advantage, या with intent to injure the interest। ये तीन चीजें हैं, ऐसे एक्ट हो रहे हैं जो यहां पर वो फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, बना देता है सामने निकाल के। क्या? विद इंटेंट टू डिसीव, विद इंटेंट टू undue एडवांटेज, और विद इंटेंट टू इंजर इंटरेस्ट। किसका? कंपनी का, शेयर होल्डर्स का। अब देखो यहां पर पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, हम अलाउ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट, अब देखिए अगर आपने ये बात समझी तो मेरा बच्चा लोग, जो यहां पर आप लोगों का इशू ये था कि फ्रॉड डिडक्शन रिपोर्टिंग रिक्वायर्स पीसीएस टू लुक बियॉन्ड द कंप्लायंस। अब देखो यहां पर ये था कि सर इतने सारे पॉइंट्स हमको कैसे याद होगा, थोड़ा
कुछ भी नहीं करना है। तुमने अगर ये समझा तो इन्हीं को मिला जुलाकर ही पॉइंट्स बनने हैं। पहले समझ लो, आई होप समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं को पॉइंट्स बन जाएगा। अभी अपने आप में अलग अलग पॉइंट्स बन जाते हैं। कैसे? देखो ऐसे समझो, एनी एक्ट, देखो यहाँ पे ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए क्लियर आ जाए। एनी एक्ट बाय एनी पर्सन or with connivance of any person with intent to deceive company, shareholder, creditor, any other person, whether there is a wrongful gain or not, whether there is a wrongful gain or whether or not there is a wrongful gain or loss। फिर देखिए पॉइंट नंबर सेकंड बन जाएगा any omission by any person or by any other person with intent to deceive, वही अगेन पॉइंट बन जाएगा वापस कंपनी shareholders, ऑलराइट। फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट बन गया any concealment। ऐसे ही फर्दर पॉइंट बनेंगे ऊपर वाले से जोड़ो, any act by any person with intent to gain undue advantage। बात पकड़ में आ रहा है? सो ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि ना आप लोगों को इजीली याद हो जाए और समझ के देख लें कि तीन ही खास ऐसी चीजें हो रही हैं, विद इंटेंट टू डिसीव, विद इंटेंट टू गेन अनड्यू एडवांटेज और विद इंटेंट टू इंजर इंटरेस्ट। ये कंपनीज एक्ट के अंदर बताई हुई कहानी है जो मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की है, जो आप यहां पर 447 में समझेंगे, जो समझा दिया गया है। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रॉड की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिकली फ्रॉड्स इन कंपनीज। इन टर्म्स ऑफ कंपनी अगर बात करेंगे, चाहिए जैसे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रॉड के अंदर, तो हम यहां पे देखेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड। अब फाइनेंशियल में जनरली क्या हो रहा होगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू अर्निंग्स को ओवरस्टेट किया हुआ है और लायबिलिटीज कम दिखा रखा है, फेक बिलिंग्स की हुई हैं, कंपनी की एसेट्स का मिसयूज किया जा रहा है, हाँ, पेरोल स्कीम बना रखी है। बात पकड़ में आ रहा है? मतलब फेक रीइंबर्समेंट बिल लगा रखे हैं, फेक रीइंबर्समेंट बिल। सर ये होता क्या है? अरे भाई समझो ना, समझो, डायरेक्टर्स ने दिखाया कि हमने कंपनी के लिए इतना खर्चा किया था, हम कंपनी के लिए मीटिंग अटेंड बाहर करने गए थे, हम वहां गए थे और जाके वहां से फेक बिल लेकर आ गए, कंपनी से कह रहे भैया ये हमारा खर्चा हो गया, हमारी पॉकेट से कंपनी को हमें पे करना पड़ेगा। कंपनी पे कर रहा है। ये क्या हो रहा है? फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। कंपनी की मोटर गाड़ी है, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए फ्लैट्स हैं, वो डायरेक्टर अपने घर की शादियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ होता है, मजाक नहीं है, होता है। ठीक है, फील्ड में आएंगे तो आप सीखेंगे चीजें। ऑलराइट, अच्छा नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड क्या है भाई? डिस्क्लोजर प्रूफ देता नहीं है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देता है, रेगुलेटर्स को इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हाँ, प्रेजेंट तो ये किया जाता है कि वी आर फॉलोइंग गवर्नेंस नॉर्म बट दे आर फेलिंग टू फॉलो द गवर्नेंस नॉर्म्स। ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑलराइट, आओ देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड अगेंस्ट अ कंपनी कैन बी कमिटेड ईदर इंटरनली बाय एम्प्लॉइज, मैनेजर, ऑफिसर और ऑनर ऑफ द कंपनी। या तो इंटरनली कौन होंगे? विभीषण, अपने घर के ही लोग, कंपनी के ही लोग। कौन कौन होंगे? एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर, ऑफिसर, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। सर मालिक भी अपने, हाँ मालिक भी बेटा। बात पकड़ में आ रहा है? फेक कंपनीज बना के नहीं करते। एनीवेज आइए, तो क्या कह रहे हैं? इंटरनली या एक्सटर्नली? इंटरनली कौन कौन करता है? कंपनी का एम्प्लॉय है, बोलो साथ में, कंपनी का एम्प्लॉय, मैनेजर्स, ऑफिसर्स और ऑनर्स। एक्सटर्नल कौन हो सकता है? कस्टमर्स हो सकता है। सब कस्टमर भी फ्रॉड करता हो नहीं तो क्या पता लगा जानबूझ के डिफेक्टिव, मतलब कोई ऐसा क्लेम नहीं था बट अगर उसने क्या करा, फ्रिवलस क्लेम्स कंपनी के अगेंस्ट लगा दिए। तो एक्सटर्नली बाय कस्टमर्स, वेंडर्स एंड अदर पार्टीज। According for consists of some deceitful practice of willful deceit resorted to with intent to deprive the another rights or some other manner to injure। अब देखो यहाँ पर दो तरह का देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। आओ, कैसा फ्रॉड है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। आओ पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं याद करने के लिए। कहता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग फ्रॉड इन्वॉल्व्स फ्रॉड रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ओवरस्टेटिंग रेवेन्यू, अर्निंग्स, एसेट्स। याद कीजिएगा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है? फ्रॉड्स अगर हम बात करें कैसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉड्स कैसे होंगे? जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे किए जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ओवरस्टेटिंग, एक्सेसिव क्या दिखा रखा है? रेवेन्यू ज्यादा दिखा रखा है ताकि बैंक लोन दे दे आपको। हाँ, क्रेडिटर्स आप पर भरोसा करें, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी देख के लुक्रेटिव देखें, अरे अरे बाप रे इस कंपनी का तो डिविडेंड पॉलिसी बड़ी खतरनाक है और पैसा लगा दो उस कंपनी में, पर है क्या वो? फ्रॉड है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अर्निंग्स को, रेवेन्यूज को, याद रखिएगा, एसेट्स को ओवरस्टेट कर रखा है और जानबूझ के लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया हुआ है। ठीक है, along with understating the liabilities। पॉइंट नंबर 1 हमने याद किया यहां पर। पॉइंट नंबर 1 हमें कहता है क्या? पहला कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ओवरस्टेटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा सुन बोल,
बोल, प्लीज बोल, बोल याद कर, बोल याद कर, बोलो। क्या कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कर रहा है, बाय ओवरस्टेटिंग अर्निंग्स रेवेन्यू। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं अर्निंग रेवेन्यू और एसेट्स तो आप लोगों को पता है ना, इसलिए ये नहीं बता रहा हूं, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सो बाय ओवरस्टेटिंग अर्निंग्स रेवेन्यूज एंड एसेट्स, और अलॉन्ग विद अंडरस्टेट क्या कर रहे हैं, अंडरस्टेटिंग द लायबिलिटीज। तो इससे बन गई हमारी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ सेकंड क्या कहता है, देखो, assets misappropriation is also more susceptible fraud, assets misappropriation गलत तरह से इस्तेमाल करना। या थर्ड, tampering accounts receivable skimming, fake billings, payroll schemes, fake duplicate expenses reimbursement schemes, inventory schemes। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 कहता है tampering accounts receivables, जानबूझ के एंट्री आगे पीछे करके दिखा देना। जैसे मैं आपको बताऊं कई कंपनीज में गड़बड़ क्या होती है ना, कई कंपनीज में गड़बड़ क्या होती है। वैसे मैंने यहाँ बनाया आपके लिए ना, तो मैं काहे को इतनी मेहनत कर रहा हूँ अलग से बताने की। आओ आइए आइए आइए, यहीं से सीखते हैं, शॉर्ट में सीखते हैं फटाफट से, ठीक है। आइए अब फिर बताते हैं अभी, ठीक है। सो कह रहा है फ्रॉड्स रिलेटिंग टू, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है हमारा, फ्रॉड्स रिलेटिंग टू, फ्रॉड्स रिलेटिंग टू। इतना प्रेशर रहता है ना काम का भी, आपके क्लासेस के साथ भी, कि कई बार पता ही नहीं लगता है, ठीक है। तो कमांड तो अपने सब्जेक्ट्स पे रखता हूं, बट मैं कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं वो बहुत कुछ है। आइए, फ्रॉड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ओवरसेटिंग, फटाफट से एक बार वापस रिवाइज कर लो यार, मेहनत करी है इसके लिए मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, शॉर्ट में याद रहेगा। कह रहा है फ्रॉड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरसेटिंग, कैसे, बाय रेवेन्यू है, अर्निंग्स एसेट्स हैं, और अंडरस्टेट क्या करते हैं उसके अंदर, अंडरस्टेटिंग लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट सेकंड कहता है एसेट्स मिस एप्रोप्रिएशन, एग्जाम में आ जाएगा ना तो ऐसे लिख के आओगे भैया, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए इसको ऐसे रेडी किया हुआ है। फिर टैम्परिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, फेक बिलिंग, पेरोल, ठीक है, या फेक बिलिंग फॉर मेकिंग रिइंबर्समेंट स्कीम्स, या मिसयूजिंग मिस रिइंबर्समेंट स्कीम्स। टैम्परिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अब जैसे कई बार कंपनीज में ना, जैसे मान लीजिएगा कंपनी के हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग करनी होती है एवरी 15 डेज, एवरी 15 डेज, किस बारे में, कि कितना कैश ब्रांच पे आया, हाँ, ब्रांच पे कितना कैश रिसीव किया। अब अकाउंटेंट बड़ा बुद्धिमान निकला, वो क्या करता है, उसे पता हर 15 दिन में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वो 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को किसी को 10 दिन के लिए पैसा, 10 डेज के लिए पैसा ऑन इंटरेस्ट, है ना, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देता रहता है, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाता रहता है, खुद के लिए इस्तेमाल करता रहता है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स जो है उन्हीं के अंदर गड़बड़ी कर रहा है, करते हैं लोग, दुख बड़ी चीज है क्या बताएं। तो टैम्परिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, फेक बिलिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर पेरोल स्कीम्स का, जैसे किसी एम्प्लॉय का सैलरी, एक्सेसिव सैलरी दिखा रखा है, उसको पेरोल पे दिखा रखा है, कि कंपनी कोई पेरोल पे दिखाएगा तो एक्सपेंसेस दिखेगा ना, बात समझो। मिस्टर ABCD इनको दिखा दिया कि कंपनी के पेरोल पे, कंपनी इनके लिए भर रहा है, जबकि ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं ये लोग। पेरोल मतलब जो कंपनी जिनके लिए ESI PF का सारा बेनिफिट दे रही है, कंपनी के लिए, कंपनी ने सेलेक्ट किया जिन्हें, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है या फिर पेरोल पे, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट्स, अभी एग्जांपल दिया था। सो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के। एक बार याद करो, फ्रॉड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ओवरसेटिंग, कैसे कर रहा है, ओवरसेटिंग बाय रेवेन्यू, अर्निंग्स, और साथ के साथ बोलो एसेट्स, एंड अलोंग विद अंडरस्टेटिंग लायबिलिटीज। एसेट्स मिस एप्रोप्रिएशन, टैम्परिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बिलिंग्स एंड पेरोल्स, एंड मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहां कहां हो सकती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर हो सकती है, कंपनी जो एडवर्टीजमेंट दे रही है उसमें हो सकती है, कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को जो एडवर्टीजमेंट जा रहा है उसमें गड़बड़ है। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स बाय कंपनी टू पब्लिक और रेगुलेटर्स, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं, या फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स। So these are some examples of the non-financial frauds. एग्जाम में आएगा, एटलीस्ट हमको इतना तो लिख के आना ही है कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट हो जाते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड राइट एटलीस्ट दिस, ठीक है। चलिए अब देखो एक और आता है, ये तो एग्जीक्यूटिव में बच्चों ने घोट घोट के पिया था, क्या, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, क्योंकि यहां हम बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन चाहे वो कॉस्ट ऑडिटर हो इन प्रैक्टिस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो,
सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो ड्यूटी कास्ट करता है ऑडिटर के ऊपर कि अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है तो वो शांत ना रहे। जी हाँ, अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, उसके एम्प्लॉय, उसके मैनेजर, उसके ऑफिसर्स, उसके ऑनर्स अगर ये फ्रॉड कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसका ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करे। कैसे रिपोर्ट करेगा, फटाफट समझ लेते हैं। वो देखो, ड्यूटी ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ड्यूटी ऑफ रिपोर्ट, किस चीज की ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, तुमने पढ़ा भी होगा। सेक्शन 143 सेक्शन 12, रीड विद कंपनीज ऑडिट एंड, ये है ना एग्जाम में लिख के आना, इसे थोड़ा ग्रेसिव लगनी चाहिए आपकी राइटिंग, एग्जामिनर खुश हो जाए। सेक्शन 143 सेक्शन 12, रीड विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। If auditor of a company in the performance duties believe that of fraud which involves expected in amount individually कितना बोल रहा है, an amount of rupees 1 crore and above, चाहो तो ऊपर अलग अलग मेंशन कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे बोलना है, 1 CR और मोर। अगर इंडिविजुअली अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो यहां पर इसकी ड्यूटी बन जाती है कि विद इन 60 डेज, कब 60 डेज का है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच दिस फैक्ट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसके नॉलेज में फैक्ट आया ना तब से उसको बताना पड़ेगा इन 60 डेज में। सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट, therefore has been committed against the company by its officers, employees or auditors shall report a matter to the central government। ठीक है सर। और अगर ये एक अमाउंट लेस है, लेस देन 1 करोड़ है, बट नॉट लेटर, देखो यहाँ पे देखो, लेसर अमाउंट है मतलब लेस देन 1 करोड़, देन विद इन 2 डेज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड रिपोर्ट करेगा किसको? कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को, चल जा भाई, ऑडिट कमेटी को, या एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अगर है तो दोनों को ही करना है। ठीक है, ठीक है सर, समझो। और बताएगा कि अपनी रिपोर्ट में नेचर ऑफ फ्रॉड कैसा है एंड डिस्क्रिप्शन उसका पूरा, कौन अमाउंट कितना है, और प्लस पार्टीज उसमें कौन इन्वॉल्व है। कंपनी का एमडी इन्वॉल्व है, कंपनी का सीईओ इन्वॉल्व है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर इन्वॉल्व है, कंपनी का एचआर मैनेजर इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है। और बेसिकली ना जो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, ध्यान सुनना, एक बात इंपॉर्टेंट है, फटाफट बता दूं ताकि याद रहे। जो पीसीएस है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनका मेन मुद्दा क्या है? ये किस चीज के फ्रॉड को देखेंगे? ये देखेगा नॉन फाइनेंशियल, मेरे साथ याद कर लेना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मतलब बेसिकली जो मैंने अभी यहाँ पर लिस्ट बना के बता रखी है आपको, मिसिंग इंफॉर्मेशन, इरेगुलर डिस्क्लोजर्स, फ्रॉड रिपोर्टिंग और नॉन गवर्नेंस नॉर्म्स, फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स। तो ये जो है नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, इनके बारे में रिपोर्ट करेगा। पीसीएस का काम क्या है? फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करना। और ये क्या है? ये जो कॉस्ट से रिलेटेड फ्रॉड होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन क्या है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन रोल क्या है? जो कॉस्ट से रिलेटेड फ्रॉड्स होंगे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर कोई फ्रॉड ऐसा होता है जिसका नॉन फाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंशियल दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर आपस में ये पीसीएस और पीसीए मिलकर, या फिर तीनों, कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो तीनों मिलकर, दोनों या तीनों मिलकर फिर फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट सर। तो हमने अभी सीखा पहला तो कि भैया अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इंटीमेट कीजिएगा विद इन 60 डेज के अंदर। और अगर ये अमाउंट 1 करोड़ से कम का है तो आपको कंपनी की ऑडिट कमेटी या बोर्ड को इंटीमेट करना है विद इन 2 डेज ऑन द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच फ्रॉड। कैसे, क्या क्या बताना जरूरी है उसमें? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। नेचर ऑफ फ्रॉड जैसे मैंने अभी कहा, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, या कॉस्ट से रिलेटेड है। प्लस अब वो कौन है, डिपेंड ऑन कि कॉस्ट से होगा तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होंगे इन प्रैक्टिस, फाइनेंशियल होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस जो होंगे, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे आपके, या फिर अगर नॉन फाइनेंशियल है तो फिर वो ऑफ कोर्स कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। अप्रोक्सिमेट अमाउंट, अप्रोक्सिमेट, लेकिन अप्रोक्स कितना भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट है बताया जाएगा। एंड पार्टीज इन्वॉल्व है, वैसे इतना इजी नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ फटाफट से ना, पूरा डिटेल कॉपी होता है, रिपोर्ट बनती है प्रॉपर। नाउ डिस्क्लोजर्स, अब ये मैंडेटरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे जो फ्रॉड्स उनको बताए जा रहे हैं। जैसे फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्रॉड रिपोर्टेड टू द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर टू बी डिस्क्लोज द बोर्ड रिपोर्ट। नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, पार्टी से कितनी इन्वॉल्व थी, अगर कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तो पार्टी से हटल दीजिएगा। एंड रेमेडियल एक्शन आपने क्या लिया है उसको रोकने के लिए, कि उन पे सू किया है उन लोगों के खिलाफ, ठीक है, उन्हें, या उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन या प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चलाया गया है, या उन्हें जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, जो भी। ठीक है, आइए, आपको याद होगा मैंने आरसीडी में बताया भी था कि अगर इस तरह से अगर सस्पेंशन किया जा रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप इमीडिएटली सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास, क्योंकि कोर्ट में मान लीजिए उसके खिलाफ अभी मामला चल रहा है, आपने कह दिया नहीं हमने तो उड़ा के सस्पेंड कर दिया, नहीं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एनसीआरटी से। चलिए
कहता है व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, ऑफ कोर्स यार अभी तो पढ़ के आए यार ये। ऑलराइट, चलिए कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अब पीसीएस को या सेक्रेटरी, पीसीएस क्या अकेले पीसीएस नहीं, मान लीजिएगा पीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कौन स्ट्रक्चरल ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, और इन्होंने रिपोर्ट फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया, चिंता नहीं है, बोला कोई नहीं, शेल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे यही अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट क्या था कि जो ये पेनल्टी का अमाउंट है उसे फिक्स कर दिया गया। फिक्स कर देगा मतलब 5 लाख तो 5 लाख नहीं, रिपोर्ट फ्रॉड आपने नहीं किया। लेकिन हाँ एक मजे की बात है, और यहाँ पे देखो कहता है प्रोवाइड्स दैट नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट shall be regarded as having contravened by the reason of his reporting the matter that is fraud if it done in good faith। बात समझना, जैसे कोई नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड था, अज्यूम करो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड था, और वो सीएस को जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को जो आपने असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट में उसने फाइंड आउट किया कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया तो ऑफकोर्स उसके हमारा लायबिलिटी बन जाएगी। याद रखना 5 लाख रुपए अलग लगेगी लायबिलिटी, और 447 में अलग मामला चला जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना, क्या हुआ कि एक जो फ्रॉड है वो फाइनेंशियल फ्रॉड है, और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो उसने अपनी ऑडिट करी है, वो करी है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की। अब उसकी नॉलेज में तो ये बात नहीं आई कि फाइनेंशियली यहां पर फ्रॉड हुआ है, उसने तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया, क्योंकि उसका असाइनमेंट भी वही था, उसकी ड्यूटी भी वही थी। तो यहां पर ना उसको लायबिलिटी नहीं मान लेंगे। यहां पे साफ कह रहा है नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू शैल बी रिगार्डेड एज हैविंग कॉन्ट्रावीन, उससे कि भैया तूने कॉन्ट्रावीन किया है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड। आइए देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर इन्वॉल्विंग अमाउंट मोर देन 1 करोड़। इन दैट केस वी नीड टू इंटीमेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी perform his duties as a statutory auditor believes that the offense of the fraud has been involved, मतलब अगर अमाउंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है 1 crore rupees or more committed against company by its officer employees, then report किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टाइम कितना है? not later than 60 days, मतलब within 60 days of the knowledge of the fact he has to intimate to the central government if the amount of fraud individually involves 1 crore rupees or more। then रिपोर्ट यहां पर साथ के साथ जो यहां पर है, इस बात की खबर वो कंपनी के बोर्ड ऑडिट कमेटी को भी देगा विद इन 2 days, जी याद रखिएगा। और फिर यहां पर उम्मीद करेगा कि 45 डेज के अंदर अंदर बोर्ड और ऑडिट कमेटी उस पर रिप्लाई करें। अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो वहां से 15 डेज के अंदर अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट देगा। और अगर 45 डेज में अगर कोई भी जवाब बोर्ड से ऑडिट कमेटी से नहीं मिलता है तो याद रखिएगा वहां से भी 15 डेज के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देगा और रिमार्क्स डाल के लिख देगा कि आई हैव ऑलरेडी इंटीमेटेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट कमेटी बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स और रिप्लाई ऑन सच इशू। अब ये बात भी लिख के देगा, तो बात पकड़ में आ रहा है ना थोड़ी। So, report to board and audit committee. Auditor shall forward this report to the board of directors or audit committee as the case may be within 2 days of the knowledge of the fraud, seeking the reply observation within 45 days. क्योंकि इनको भी टाइम मिलना चाहिए ना भाई, ताकि ये भी तो अपने लेवल पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें। Report to central government after reply of forward. On receipt of such reply observation, auditor shall forward his report or reply observation of the board committee along with his comment. Now to the central government within 15 days of the receipt of such reply observation. लेकिन अगर ऐसा हुआ कोई रिप्लाई नहीं आया 45 डेज में बोर्ड की तरफ से और कमेटी की तरफ से, तो भी भाई बता देगा। इफ ऑर्डर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑडिट कमेटी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 45 डेज he shall forward his report to the central government along with a note containing the details of his report was earlier forwarded to the board or committee and he failed to receive any reply observation within stipulated time period। stipulated time period कितना है? 45 डेज। तो याद चाहो ना, वैसे मैं इसलिए बहुत इसको पैराग्राफ बना के और डायग्राम वगैरह इसलिए नहीं बना रहा यार, इस एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चों ने और इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात भी नहीं कह रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना। कहता है क्या क्या बातें याद रखेंगे जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे, तो रिपोर्ट में कंटेंट्स होने चाहिए। क्या क्या बातें रखेंगे आप अपने ध्यान में कि आप पहली बात, रिपोर्ट शैल बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑर्डर कंटेनिंग, लेटर हेड समझते ना, जो अपनी वो फर्म कैरी कर रहा है, मान लीजिएगा AN एसोसिएट्स है, तो AN एसोसिएट्स का जो लेटर हेड है, AN एसोसिएट्स का लेटर हेड है, उस पर ये आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। उस पर पोस्टल एड्रेस होगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस होगा। लेटर हेड पे जनरली चीजें होती हैं, आपने देखा होगा लेटर हेड
कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, साइन बाय द ऑडिटर एंड सील, इंडिकेट इज मेंबरशिप नंबर एंड रिपोर्ट विद द फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इन ADT 4। याद रखिएगा ADT 4। क्लियर? आइए, अब अगर अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो ऑफकोर्स हम जानते हैं किसको इंटीमेट करना है, और कमेटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 2 डेज। और ये ड्यूटी बन जाएगा डायरेक्टर्स का कि अपनी रिपोर्ट के अंदर वो भाई लोग तुम है ना मेंशन करना, अपना बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था, अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, पार्टीज कौन इन्वॉल्व था, अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तुमने और रेमेडियल एक्शन ले लिया तो उसके बारे में लिखिएगा। क्लियर? वही सेम यहां पर बातें आपको वापस बताई जा रही हैं। नाउ ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत जाना। इसके लिए मैंने उम्मीद की थी कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलिए ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट। सर पूरी बुक लिख दीजिए, बुक पे छाप दीजिए इंपॉर्टेंट जबरदस्त तरीके से, चारों तरफ इंपॉर्टेंट। अरे भाई तुम्हारे प्रोफेशन में अभी काम आएगा ना, एग्जाम में आएगा। सब छोड़ो, प्रोफेशन छोड़ो, चलो तुम लोग बहुत स्टूडेंट तुम से कहता है कि सर हमें क्या है, सर फ्यूचर का क्या दे, सर भी एकेडमिक पास हो जाए तो भी बहुत है, तो उन्हीं के लिए कह रहा हूँ एग्जाम में आएगा। अब बोलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि ट्रांजैक्शन विच में इन्वॉल्व फ्रॉड, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है? इन पास्ट फ्रॉड हैज बीन नोटिफाइड इन मेनी केसेस ऑफ द स्कैम्स फॉलोइंग काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी कह रहा है भैया देखा है, चाहे हर्षद मेहता का केस उठा के चेक कर लो, आप कह रहा है राजू रामलिंगम का केस उठा के देख लो, सत्यम का जो केस था है ना, या उठा के आप चेक कर लीजिएगा, शुभ्रत रॉय वाला मामला उठा के चेक कर लीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो कई बार जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये देखा गया है कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो जिनमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एक्सेसिव मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दी जा रही है, अरे वाह, इनसाइडर ट्रेडिंग है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, मतलब आप समझ रहे हो ना, पेरेंट कंपनी अपना सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, बोला ये भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्या चक्कर है? ठीक है, अलाउड है, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ऐसे काम एक्सेसिव मैनेजर रिम्यूनरेशन ही मत दो। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे कैसे होगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने ही नहीं चाहिए। बात पकड़ मारा? होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां सस्पिशियस रहते हैं, यहाँ पे फ्रॉड चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आ जाता है कई बार, मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन के टाइम पर होता है, खास तौर से कब, जब स्वैप रेशो निकाल रहे होते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तब भी कई बार ये गड़बड़ी की जाती है। IPO फ्रॉड्स, ये तो बड़ा मजेदार फ्रॉड है भी, है ना, गलत इंफॉर्मेशन दे के लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की जाए। अदर मीन्स ऑफ फ्रॉड्स आर इन्वॉल्व्ड, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं, फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, थेफ्ट ऑफ एसेट्स है, फॉल्स एक्सपेंसेस हैं, करप्शन, थेफ्ट इंफॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, मिसयूज ऑफ एड्स, डिसऑनेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, फ्रॉडुलेंट बिलिंग्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। अब मैं बता दूं एग्जाम में ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, फिर बोल रहा हूं 4 मार्क्स के लिए बहुत प्रोबेबल है, मत छोड़ देना। याद हो भी क्या होगा मेरे बोलते बोलते, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अभी ये नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉड ही है, मतलब पॉसिबिलिटीज इनमें ज्यादा होती हैं। जो कह रहे हैं पास एक्सपेंसेस बताते हैं, जहां स्कैम्स हुए हैं वहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखने को मिला है, वहां पर एक्सेसिव मैनेजर रिम्यूनरेशन देखने को मिला है, इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन देखने को मिला है, मर्जर डिमर्जर मिला है, IPO फ्रॉड्स मिले हैं, या फिर कुछ और कैटेगरी जैसे हम कहें इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं, हाँ, या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस हैं, थेफ्ट है, मिसअप्रोप्रिएशंस हैं, करप्शंस हैं। ऑलराइट, सो इटली से देखना ही है। आप कहते हैं हु इज कंसीडर्ड एज एन ऑडिटर फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग। अरे भाई सीधी सी बात है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेक्शन 139 कंपनीज एक्ट, वही हमारा कंपनी इन प्रैक्टिस सेक्शन 204 एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड सेक्शन 148 इन्हें माना गया है। ठीक है, अब देखो, however internal auditor or such other official appointed under any statutes regarding other services to the company such as tax auditor appointed under Income Tax Act, GST auditor appointed under the subsequent GST regulations are not covered under section 143 of the Companies Act। ये एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया तो उसके लिए आ सकता है। इन लोगों को एज अ ऑडिटर ट्रीट नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर समझना क्या कह रहा है, इंटरनल ऑडिटर और अदर प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर स्टैट्यूट रिगार्डिंग द सर्विसेज टू कंपनी एज अ टैक्स ऑडिट अपॉइंटेड अंडर इनकम टैक्स, GST ऑडिटर आपने अपॉइंट किया हुआ है ना, या इनको क्या करें, नॉट कवर अंडर सेक्शन 143 के अंदर हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनकी ड्यूटी थी फ्रॉड रिपोर्टिंग करने की, टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया था किसको, अंडर इनकम टैक्स के अंदर, या GST ऑडिटर अपॉइंट किया था, और केस क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है आपसे कि बोला उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। बोला भाई ऐसा है, मैं 143 के अंदर ऑडिटर का काम ही नहीं कर रहा हूँ, 143 के अंदर ऑडिटर मेरे टाइटल में है
बट मैं 143 के लिए ऑर्डर नहीं हूँ। ये लोग 3 लोग हैं, इन्हें जाके पकड़ो, दबोचो, मारो, सेक्शन 139 के अंदर, सेक्शन 204 के अंदर और सेक्शन 148 के अंदर। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, याद रहेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द फ्रॉड। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, ये मैं कह दूं रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है, ध्यान सुनना। मान लीजिएगा कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं और कंडक्ट करने के दौरान उन्होंने देखा कि कोई फ्रॉड वहां हुआ है और उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कर दी है, लेकिन ये उस पीसीएस के सेटिस्फैक्शन में नहीं है। सेटिस्फैक्शन मतलब कि पीसीएस को लग रहा कि नहीं, यहाँ पे फिर भी कुछ बातें रह गई हैं जो मैनेजमेंट ने कंसीडर नहीं करी हैं व्हाइल रिपोर्टिंग द फ्रॉड। सो पीसीएस यहां चाहेगा तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन दीजिएगा ताकि मैं इसे और प्रॉपर्ली एग्जामिन करके रिपोर्ट कर सकूं। बात पकड़ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर कहता है कि मान लीजिए दिखाएं क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट ने कहा कि भाई वी हैव ऑलरेडी रिपोर्ट सच फ्रॉड टू द गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स, बट ऐसा नहीं है। देखो, द फ्रॉड विच आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी कंसीडर बाय सेक्रेटरी ऑडिटर एंड शुड रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द कंपनी लाइन विद हिज स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, बट प्रोवाइडेड उसके स्कोप ऑफ एंगेजमेंट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स डिडक्ट करने की ड्यूटी दी गई है उसको, तो उसका स्कोप ऑफ एंगेजमेंट में भी होना चाहिए। Now, auditor should also review the steps taken by the management. On dissatisfaction, auditor may state the reason and request the management to perform additional procedure. If additional procedure are not performed within 45 days of the request, the consider reporting to the matter to the central government. That's why I'm saying somewhere it is important from the from case law perspective. Case law अच्छा सा बन सकता है इसके ऊपर। All right, sir. Reporting of fraud by secretary auditor already reported by the other auditor. हाँ, अगर इनके तीनों की एम्बिट्स में आता है, जैसे मैंने कहा भी फाइनेंशियल फ्रॉड भी है और नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड भी है, कॉस्ट फ्रॉड भी है, तो अगर तीनों ही फिर मिलके एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपरली ये तीनों भी इंटीमेट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए एक ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंसेस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोड़ो, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंस। एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए इवन डिफरेंसेस के लिए आ गया है क्वेश्चन, आ चुका है, देखो ऐसे ही आता है कई बार। तो फ्रॉम देखो, आओ फटाफट सीखते हैं, सिंपल सा एकदम। फ्रॉड कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन एंड इंटेंशनल कंसीलमेंट। इंटेंशनल कंसीलमेंट, जबकि अगर देखा जाए नॉन कंप्लायंस जरूरी नहीं है इंटेंशनल हो। हाँ जी, इंटेंशनल भी हो सकता है, साथ ही साथ में नॉन इंटेंशनल, जी हाँ, अनइंटेंशनल से बोलते हैं, इंटेंशनल भी हो सकता है नॉन कंप्लायंस और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। लेकिन फ्रॉड जो होगा वो इंटेंशनल कंसीलमेंट, ओमिशन और परवेशन ऑफ ट्रुथ, इसलिए टू गेन अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेज, इंड्यूस इन ऑर्डर टू पार्ट विद सम वैल्यूएबल आइटम और सरेंडर अ लीगल राइट, या फिर ये जो इसे बोलते हैं ना, ये क्या है, अनड्यू एडवांटेज, या फिर किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर देना, है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि एक जैसे हम बोलते हैं ना अनकॉन्शियसनेबल डीलिंग, जिसके अंदर सामने वाली पार्टी जो है वो मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ पा रही है, अब उसके लीगल राइट्स तुमने क्या छीन लिए एक तरीके से, तो तुमको सू नहीं कर सकता, या किसी को धमकी दे देना, जैसे ध्यान सुनना की मजे की कहानी है, बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है, अब आपके खिलाफ जो है प्लांटिफ है ना, वो केस फाइल करेगा और आपने उसको कह दिया अगर तू हमारे खिलाफ करेगा मैं काउंटर क्लेम डालूंगा, और काउंटर क्लेम में मैं क्लेम बहुत बड़ा डालूंगा, तो अगला और थोड़ा सा डर जाता है, वो अपने लीगल राइट छोड़ देता है। या इन्फ्लिक्ट इंजरी इन सम मैनर, इन्फ्लिक्ट इंजरी है, कुसलात मारने वाली इंजरी नहीं कर रहा हूं, इन्फ्लिक्ट इंजरी है, ठीक है। चलिए, सो कह रहा है ये तो हम देखेंगे इसमें फ्रॉड में क्या क्या देखेंगे, एक बार बोलो मेरे साथ में भाई। फ्रॉड का कह रहा है एक्ट कोर्स ऑफ डिसेप्शन, एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन, मेरे साथ बोलो भाई, एक्ट कोर्स ऑफ डिसेप्शन, एक्ट और कोर्स ऑफ डिसेप्शन, या इंटेंशनल कंसीलमेंट, और या क्या कह रहा है ओमिशन, इंटेंशनल कंसीलमेंट और ओमिशन, या फिर बोल रहा है परवेशन ऑफ ट्रुथ, किस लिए, टू गेन अनलॉफुल या अनफेयर एडवांटेज, या इंड्यूस टू अदर, किस लिए, टू पार्ट विद सम वैल्यूएबल आइटम, या इन्फ्लिक्ट इंजरी इन सम मैनर। Willful fraud is a criminal offense which call for severe penalties, खतरनाक पेनल्टीज लग जाती हैं, आप जानते ही होंगे, आप जानते हो मतलब ये नहीं कह रहा, आपने एक्सपीरियंस किया, मतलब बात समझ आ रहा ना। एंड इट्स प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट हाउएवर इनकॉम्पिटेंस और नेग्लिजेंस इन मैनेजिंग ऑफ बिजनेस। अब देखो ये एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या था देखो, इनकॉम्पिटेंस और नेग्लिजेंस इन मैनेजिंग अ बिजनेस और इवन अ रेकलेस वेस्ट ऑफ फर्म्स एसेट्स डज नॉट नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने सही डिसीजन नहीं लिया, उनकी नेग्लिजेंस थी और उस नेग्लिजेंस से कंपनी की एसेट्स को लॉस हुआ है या वेस्ट हुई है तो उसे फ्रॉड ही मान लिया जाए। इंपॉर्टेंट है, इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है। इनकॉम्पिटेंट बोर्ड मतलब जैसा कंपनी का आईटी कंपनी है उसके अंदर आईटी एक्सपर्ट्स होने चाहिए बोर्ड में, पर आपकी कंपनी में पर्टिकुलर इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है, वैसे एक्सपर्ट्स आपकी कंपनी में नहीं है, उसकी वजह से आपको लॉसेज हो रहे हैं, पर अब छोड़ो मत इनको, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकॉम्पिटेंस है, नेग्लिजेंस इज मैनेजिंग अ बिजनेस अफेयर्स है, या आपके डिसीजन से, रेकलेस डिसीजन की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। वो अलग बात है कि इनके खिलाफ सू कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं, वो अलग चीज हो गया, लेकिन इसे फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। फिर आता है नॉन कंप्लायंस पोर्शन आ गया हमारा। नॉन कंप्लायंस, द नॉन कंप्लायंस रेफर टू फेलियर टू कंपाई विद लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। यही तो रट्टा मार मार के सीख रहे हैं हम लोग, इसी बुक में सीख रहे हैं। ऑलराइट, क्या कह रहा है नॉन कंप्लायंस का मतलब? नॉन कंपाई विद द रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज। The term non-compliance is commonly used in a failure to meet the compliance requirements, या फिर failure to doing compliance to be in a failure of following the procedure, filing information, eligibility conditions and reporting। ये सब के सब किस कैटेगरी में चला गया? किस कैटेगरी में चला गया? नॉन कंप्लायंसेस में, कि आपने क्या किया, लॉस के साथ कंपाइल नहीं किया है, रूल्स के साथ नहीं किया, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, नॉन फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिपोर्टिंग्स है, नॉन फाइलिंग ऑफ या फेलियर टू फॉलो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स। बात पकड़ में आया? फिर कहता है दिस रिलेशनशिप बिटवीन फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस कैन बी कंसीडर्ड एज नॉन कंप्लायंस इन द कंपनी में लीड टू अ फ्रॉड। अब अगर किसी तरह के नॉन कंप्लायंसेस अगर कंसिस्टेंटली हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना। अगर लग रहा है शुरू में ही कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है और फिर हो रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस हैं। इसलिए कहता है हाउएवर इट मे आल्सो बी नोटेड दैट फ्रॉड कैन आल्सो बी मेड इन द कंप्लायंट कंपनी। मजे की बात समझ रहे हो? कहता है क्या देखो, relation fraud and non-compliance can be considered as a non-compliance in the company may lead to a fraud. However, it may also be noted that fraud can also be made in the compliant company. Important है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और फिर आपसे कमेंट करके डिफरेंसेस पूछ सकता है, तो फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंसेस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी देखा गया है जो कंपनीज कंप्लायंसेस कर रही है वहां भी फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं समझो कि कंप्लायंसेस आप रेगुलेटर के सामने तो अपने आप को फेयर दिखा रहे हो, बट आपने पढ़ा ना कॉन्सेप्ट, कौन सा? कॉर्पोरेट विल जिसके अंदर कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को एज अ शील्ड यूज करके उसके पीछे आप अपने फ्रॉडलेंट पर्पस कैरी कर रहे हैं। तो कंप्लाइंट तो दिख रहा है ऑन द पेपर बट फ्रॉड हो रहा है, तो ये भी हो सकता है, एग्जाम में आता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्पेकुलेशन सिर्फ रीड करना। स्पेकुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए दो तरह की बातें होती हैं आज मार्केट में ना, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम दो कैटेगरी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस। लेकिन जो मार्केट बॉन्ड मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है ना, जनरली अगर देखा जाए ये मार्केट कैसे स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं। ठीक है, इनका नेचर ही कैसा स्पेकुलेशन बेस्ड है कि आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब प्राइजेस राइज होंगे और कब प्राइजेस फॉल होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर इसको जो वर्ड स्पेकुलेशन दिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी सिक्योरिटीज मार्केट, मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट की बात करें हम लोग, बॉन्ड मार्केट की बात करें, डेरिवेटिव मार्केट की बात करें, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। सो सिंपली जस्ट रीड इट। आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी टू मच इंपॉर्टेंट बट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज यू शुड रीड इट। हाँ, ये कुछ हमारे लिए काम की बात आ गई है। सस्पिशन, देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखा है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, सस्पिशन इज द पॉजिटिव टेंडेंसी टू डाउट द ट्रस्टवर्थीनेस of appearances and therefore to be believed that one has deducted possibilities of something unreliable, unfavorable. Comment, ये क्वेश्चन आ सकता है बोल रहा हूं। ठीक है, अब कुछ ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे जहां पर क्या हो रहा है, सस्पिशियस, माइंड में कुछ क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, डाउट। देखो, the following transaction relating to company formation and management may be considered as a suspicious transactions which may or may not be with the group companies which detailed audit is needed. परफॉर्म, देखो कैसे, जैसे सब्सिडरी विच हैव नो अपरेंट पर्पस, सब्सिडरी क्रिएट तो किया गया है बट उसके फिनेंशियल्स देखकर तो लगता ही नहीं भाई ये किसी पर्पस से क्रिएट की गई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड डिटेल ऑडिट।
इन ट्रांजेक्शन्स में याद रखिएगा हम क्या कहने वाले हैं, डिटेल ऑडिट की नेसेसिटी होगी क्योंकि ये सस्पिशियस है। क्या कह रहे हैं, सब्सिडरी विच हैव नो अपरेंट पर्पस, कंपनीज विच कॉन्टिन्यूसली मेक सब्सटेंशियल लॉसेस। पर चक्कर क्या है, कंपनी लगातार 3 सालों से लॉसेस कर रहा है। अब ये तो नहीं है कि लॉसेस नहीं हो सकते, लॉसेस तो हो सकते हैं, बट ये एक बार डिटेल ऑडिट करके देखा जाएगा कि ऐसा लॉसेस क्यों रहे, क्योंकि एक के लॉसेस हो रहे हैं तो उसका चक्कर क्या है, कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग दिखाकर आप दूसरी कंपनीज में एडवांटेज नहीं ले रहे हैं इसका। तो पहला हमने देखा सब्सिडीज विच हैव नो अपरेंट पर्पस, सेकंड हमने क्या देखा, सब्सिडीज विच कंटिन्यूअसली मेकिंग सब्सटेंशियल लॉसेस। अच्छा, लॉसेस एक होना ठीक, और एक कह रहे हैं यहाँ पे सब्सटेंशियल लॉसेस हैं। अब सब्सटेंशियल लॉसेस का रीजन और भी कुछ हो सकता है कि मैनेजमेंट कहीं फ्रॉडुलेंट एक्ट तो नहीं कर रहा है, कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो बैठे हुए हैं वही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर विदाउट कॉज, कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर विदाउट कॉजेस, बिना किसी रीजन के आपने कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप स्ट्रक्चर बना रखा। एक कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी आपस में मिलकर डी कंपनी कंट्रोल कर रही है, डी मिलकर और सी मिलकर आपस में बी को कंट्रोल कर रही है। बोला चक्कर क्या है भाई, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विदाउट कॉज। एन इकोनॉमिक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर टैक्स पर्पसेस, अन इकोनॉमिक ग्रुप मतलब कंपनी ए और कंपनी बी दोनों अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में रहती हैं, लेकिन बोले इन्होंने ग्रुप क्रिएशन किया हुआ है, तो एक बार ये भी देखना पड़ेगा क्या ऐसा क्या है। टैक्स बेनिफिट्स के लिए, टैक्स बेनिफिट्स के लिए अच्छी बात है कि टैक्स बेनिफिट्स लीगली अलाउड है, बट कहीं ना कहीं कंसीडर करने का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन शेयरहोल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन शेयरहोल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, या अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंट सम्स थ्रू द सेवरल बैंक अकाउंट्स। एक्सप्लेन्ड है, कोई इशू नहीं है, याद रखिएगा ये ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट दीज आर सम सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी डिटेल्ड ऑडिट। तो अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफर of significant sums through several bank accounts, use of bank accounts in several currencies without reasons। बिजनेस तो कर रही हैं आप इंडिया के अंदर और अपने सेवरल करेंसीज के अंदर कर रखा है, या फिर किसी एक कंट्री में कर रहे हो और अपने अलग अलग कंट्री के साथ में, मतलब सेवरल कंट्री की करेंसीज के अंदर आप क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ये भी क्लॉज खड़ा हो गया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या देखा, सब्सिडरी विद हैव नो अपरेंट पर्पस। सेकंड हमने क्या देखा, कंपनी मेकिंग कंटिन्यूअसली मेकिंग सब्सटेंशियल लॉसेस। बोलो मेरे साथ में, सब्सिडरी हैविंग नो, याद कर ले भाई, हाँ, कंपनी सब्सिडीज हैव नो अपरेंट पर्पस, या फिर क्या करें सब्सटेंशियल, आप देखिए लॉसेस बन रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है आपने, अन इकोनॉमिक ग्रुप स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, टैक्स फ्रीक्वेंट चेंजेस इन शेयरहोल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफर ऑफ सम ऑफ मनी विद द सेपरेट बाय यूजिंग द सेवरल बैंक अकाउंट्स, या यूज ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर सेवरल मनीज विदाउट रीजंस, परचेज ऑफ कंपनीज विच हैव नो ऑब्वियस कॉमर्शियल पर्पस। ऐसी कंपनीज परचेज की जा रही है जिनका कोई कॉमर्शियल पर्पस है नहीं, तो मतलब क्या है, चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ है, शेल कंपनी बनाना चाहते हो, हाँ। सेल इनवॉइस टोटल एक्सीडिंग नोन वैल्यू ऑफ गुड्स, सेल इनवॉइस टोटल एक्सीडिंग नोन वैल्यू ऑफ द गुड्स, उससे ज्यादा कर रहे हैं। Make usually large cash payments in relation to the business activities which अच्छा भाई, which would be paid by the checks, banks, drafts। जनरली उनकी पेमेंट कैसे हो सकती है, चेक से, ड्राफ्ट हो सकती है, बट ज्यादातर उनमें कैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश से, ये भी गड़बड़ है। ट्रांसफरिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी टू और फ्रॉम ओवरसीज लोकेशंस विद इंस्ट्रक्शन टू द पेमेंट इन कैश, या क्या हो रहा है, ओवरसीज से आप ज्यादातर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इन कैश, वो भी अलाउड। देखो अलाउड कुछ लिमिट तक अलाउड है, बट आप एक्सेसिव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तब भी, तो सस्पिशियस है। अगेन हम टेलिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के लिए। ऑलराइट, चलिए गाइस सेशन को यहीं रोकते हैं, और टेस्ट कोई सा मिस मत करो, कॉपी से लगातार एग्जाम कर रहा हूं, जिनका टेस्ट कॉपी नहीं आ रहा है उनको बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टेस्ट मिस करेंगे एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएगा, कम नहीं करना है, बढ़ाना है। इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, और मेहनत करो, अच्छा स्कोर करो। ऑलराइट, फिर बाय, टेक केयर।